नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ साइंसेज, SOS, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, PGDSD, हिंदी। मिति 008 भूमंडलीकरण और पर्यावरण। इकाई 13 जैव विविधता, समस्याएं और संभावनाएं। 13। 1। प्रस्तावना। आज विश्व भोगवादी और मानव समाज के भौतिक विकास की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानव जीवन की ऐसी अधिकांश संपत्ति जिन्हें तात्कालिक रूप से धन और भौतिक धन संपत्ति के रूप में नहीं आंका जा सकता, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा उनका महत्व कम आंका जाता है। यह प्रक्रिया हमेशा मानव द्वारा संचालित होती है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा मिल सके और जीवन अधिक आरामदायक हो। इस प्रकार जब कोई गुफावासी व्यक्ति निर्मित मकान में रहने लगता है तो वह वृक्षों को काट डालता है। जब जंगली व्यक्ति ने शिकार अवस्था में अन्न को उपजाने की खोज की तो उसने पर्याप्त खाद्यान्न उगाने के लिए प्राकृतिक वनस्पतियों को समाप्त कर दिया। भोजन, फर्नीचर, वस्त्र, शस्त्र और पशुओं की आवश्यकता ने मानवों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रकृति को संतुलित बनाने के अपने निरंतर प्रयासों ने उन्हें घबरा दिया है। इसमें महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी क्योंकि प्रकृति अपनी हानि किए बगैर इन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में थी। प्रकृति का लचीलापन और पुनर्भंडारण क्षमता मानवीय लालच और निष्कर्षण से अधिक थी। तब औद्योगिक युग आया और 1750 से 1850 के बीच 100 वर्षों में औद्योगिक क्रांति हुई। प्रकृति को पुनः कमजोर बना दिया गया तथा उसे औद्योगिक विकास की बड़ी बाधा माना जाने लगा। इसके 3 मुख्य स्रोत भूमि, जल और वायु की असीमित मात्रा में आपूर्ति तथा मुफ्त माना गया। इन उद्योगों में प्रयुक्त कारखाने और तकनीकें पूरी तरह प्राकृतिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदना शून्य थी। धरती, जल और वायु में प्रदूषण खतरे की सीमा तक पहुंच गया। पौधों, वृक्षों और अन्य प्राकृतिक वनस्पतियों तथा जीवों के प्रति संवेदनहीनता से गहन वन कटाई तथा जीव हत्याएं होने लगी। औपनिवेशवाद ने देशी प्रणालियों को समाप्त कर विदेशी पात प्ररोधन होने लगा तथा अत्यधिक विविधता वाले पौधे और पशु वाले व्यापक अमेजोनिया के जंगल और अफ्रोएशियाई उष्णकटिबंधीय वन एक ऐसी व्यवस्था के भेंट चढ़ गए जो उद्योगों के लिए व्यावसायिक रूप से मूल्यवान तथा धनी देशों को निर्यात के लिए महत्वपूर्ण थे। प्रकृति पर मानवाधिकार शक्तिशाली हो गया। इन पौधों और प्राणियों का मूल्य और उपयोगिता समझने की स्वाभाविक बुद्धि रखने वाले स्थानीय समुदाय और वनवासी या तो समाप्त कर दिए गए या फिर इन वनों से वाणिज्य वस्तु के रूप में लघु एशिया से लेकर अमेरिका सहित यूरोप या दक्षिण अमेरिका और पूरे विश्व में व्यापक दास प्रथा व्यवसाय में स्थानांतरित कर दिए गए। स्थानीय जातियों और जनजातियों को उनके प्राकृतिक आवासों की तरह निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दिया गया और यह पश्चिमी इतिहास पर आज तक एक कलंक है। न तो इसकी समझ थी और न ही आवश्यकता समझी गई कि इसके चारों ओर फैले अनेक अन्य जीवों के साथ संबंध में बढ़ती पारिस्थितिकी प्रणाली में मानवीय आवासों को नष्ट न किया जाए। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप जैव विविधता के अर्थ और पारिस्थितिकी प्रणाली किस प्रकार महत्वपूर्ण जैव विविधता की चुनौतियों को समझ सकेंगे। जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में भारत द्वारा किए गए प्रयासों को समझ सकेंगे और भारत में निर्णय करने की प्रक्रिया और संरचना को समझ सकेंगे। 20वीं शताब्दी के आते आते पर्यावरण को नष्ट करने और विकृत करने वाली तकनीकी प्रणालियों की योग्यता काफी बढ़ गई। औद्योगिक विकास प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों का पोषण करने वाली धरती की स्वाभाविक क्षमता पर भारी पड़ा। इससे मानवीय स्वास्थ्य में विकास, बीमारियों में वृद्धि, अत्यधिक प्राकृतिक आपदाएं तथा भोजन की कमी प्रकट होने लगी तथा अन्य मानवीय आवश्यकताएं अधिक खर्चीली हो गईं।
प्राकृतिक संसाधनों की कमी से निर्माण प्रक्रियाएं अधिक महंगी होने लगी। फिर भी विकसित देशों में तथा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जो दूसरे विश्वयुद्ध में संपूर्ण यूरोप में व्यापक विनाश करने के बाद एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है, में औद्योगिक वर्ग द्वारा बड़े गर्व के साथ यह तथ्य छिपाया गया। केवल राकेल कॉर्सन्स, रचेल सीए ऑन्स की साइलेंट स्प्रिंग्स और क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट में प्रगति की सीमा को अभिव्यक्त किया गया। इससे प्रगति प्रक्रिया के अस्थायित्व का पता इससे लगा कि उन्होंने प्रकृति द्वारा उनके लिए बनाने और उत्पन्न सकने की तुलना में विनाश अधिक कर दिया। 1970 के दशक के आरंभ में वैज्ञानिक और आनु पर अध्ययनों से समर्थित संवेदनशीलता की नई लहर से उत्पन्न एक मौलिक तथ्य यह था कि प्रगति की एक प्राकृतिक हद होती है और कोई भी भूप्रणालियों की वहन क्षमता की अनदेखी कर निरंतर उत्पादन नहीं कर सकता। इस संदर्भ में उठाए गए प्रश्न इस पर केंद्रित थे कि धरती की वहन क्षमता कैसे बनती है जो प्राकृतिक सीमाओं को निर्धारित करती है। वहन क्षमता पारिस्थितिकी प्रणालियों की मिश्रित क्षमता से मिलकर बनती है जो मानव विकास की प्रक्रिया में धरती पर फेंके गए अपशिष्ट को साफ करती है। जब यह अपशिष्ट सफाई करने वाली उपलब्ध पारिस्थितिकी प्रणाली से अधिक हो जाती है तो जीवन प्रणालियों को धारण करने की धरती की क्षमता कमजोर होने लगती है। ये पारिस्थितिकी प्रणालियां वनों, नदियों, दलदली भूमि जैसी झीलें, तालाब और ग्वाड़ी आदि का हिस्सा होती हैं। इसमें सांस लेने वाली वायु और असंख्य सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, शैवाल, फफूंदी और अमीबा भी शामिल हैं, जो मानव विकास कार्य में स्वाभाविक रूप से सहायक है, लेकिन इसे पहचाना नहीं गया है। जब धरती के किसी हिस्से में उद्योग, खनन, मछली पकड़ने, शहरीकरण, वन कटाई और आधारभूत संरचना विस्तार के रूप में तेजी से विकास होता है तो विकास योजनाकार प्रायः इस अतिमहत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा से आंख मूंद लेते हैं, जिससे कुछ समय के लिए अधिक धन अर्जित करने हेतु इसे नष्ट कर देते हैं। इनमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की न तो आवाज होती है और न ही ऐसे विकासकार की चुनाव संभावनाओं को प्रभावित करने के लिए ये मजबूत चुनावी वोट बैंक बन सकते हैं। अतः ये मानव लालसा अथवा लालच के आगे नष्ट हो जाते हैं। जब किसी घने जंगल में रेलमार्ग या सड़क बनाई जाती है तो अनेक जानवर मारे जाते हैं और कई जानवरों का एकांतवास नष्ट हो जाता है, जिससे उनकी संख्या कम हो जाती है। अनधिकृत शिकारी पहुंचने लगते हैं और उन्हें समाप्त कर देते हैं। पीछे यह चीतों, बाघों, पांडों और काले मृगों के साथ यह हो चुका है और अब यह चिंकारा और गेंडे के साथ हो रहा है। अनेक प्रकार के देशी वृक्ष जैसे आक, देवदार और चीड़ आदि समाप्त हो चुके हैं। मानव समझ से अधिक बढ़ती जागरूकता के बावजूद आज प्रकृति के नष्ट होने की कहानी व्यक्ति अपनी आंखों से देख सकता है। चिंकारा, संरक्षित प्रजाति की घटती संख्या। चिंकारा एक सर्वाधिक समाप्त होने वाली जाति है और मध्य एशिया के उच्च पर्वतीय पठारों में पाया जाता है। इसे व्यापक रूप से तिब्बती हिरण के नाम से जाना जाता है। शिकारियों ने इसे समाप्ति के कगार पर ला दिया है। 22 वर्षों से यह विशिष्ट वीणा आकार के सींग वाले हिरण को संकटान्न प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज साइट्स की अनुसूची 1 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह किसी भी प्रजाति के लिए अधिकतम कानूनी संरक्षण है। घोषणा की गई थी कि चिंकारा या उसके अंगों का व्यापार करना या हत्या करना, हानि पहुंचाना विश्वव्यापी रूप से अवैध है। अत्यधिक कानूनी संरक्षण के बावजूद चिंकारा की संख्या निरंतर कम हो रही है और आज इस प्रजाति पर अत्यधिक खतरा है। इसकी ऊन की शहतूत की शालों के लिए काफी मांग रहती है और यह काफी महंगी होती है। इससे इसका व्यापक शिकार हुआ है और इसकी संख्या तेजी से कम हो गई है। अध्ययनों से पता लगता है कि 1950 से 1960 में चिंकारा की संख्या 10 लाख से घटकर वर्ष 2000 में
केवल लगभग 65,000 से 75,000 रह गई है। आरंभ में तो यह संख्या पर्याप्त लगती है, लेकिन जब कोई ध्यान से देखता है तो वह काफी नहीं है। IFAW, IFAW और WTI के अध्ययनों से पता लगता है कि एक महिला के लिए प्रतीकात्मक रूप से एक शाल बनाने के लिए 3 और पुरुष की शाल बनाने के लिए 5 तिब्बती चिंकारा को मारना पड़ता है। वन्यजीव संगठन वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस पिछले कई वर्षों से इस स्थिति से काफी चिंतित है और इस अवैध शिकार एवं व्यापार के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करने का प्रयास कर हैं। केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों के अंतर्गत शहतूत और वस्तुओं, ट्रॉफियों आदि के व्यापार को निषेध करने के प्रयास जारी हैं। बदलती पारिस्थितिकी प्रणालियाँ। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। कुछ चौंकाने वाले तथ्य हैं। मानव ने केवल 50 वर्षों में ही पारिस्थितिकी प्रणालियों में मूल रूप से परिवर्तन कर दिया है। विश्व की 60% पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाएं विकृत हो गई है। मूल्यांकित 24 पारिस्थितिकी प्रणालियों में 15 क्षतिग्रस्त है। केवल 20 वर्षों में लगभग 20% मूंगे, कोरल्स की चट्टानें समाप्त हो गई हैं तथा 20% विकृत हो गई है। पोषण का प्रदूषण से जल और तटीय मृतक क्षेत्र, कोस्टल डेड जोन्स, विषैले हो गए हैं। प्रजातियों का विलोप पीछे सामान्य दर की तुलना अब 100 से 1000 गुना तक हो गया है। पिछली दर की तुलना में वर्तमान विलोपन दर अब 1000 गुना हो गई है और यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगली शताब्दी में 10,000 गुना तक बढ़ सकती है। इस दर पर सभी प्रकार के पौधों, प्राणियों और अन्य जीवों का 1/3 से लेकर 2/3 तक संख्या अगली शताब्दी के उत्तरार्ध तक समाप्त हो जाएगी, जो अब तक हुई कुल क्षति के बराबर होगी। सहस्राब्दी पारिस्थितिकी आकलन मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट 4 वर्षों में 95 देशों में 1300 अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किया गया। विश्व संसाधन संस्थान वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के जॉनथन लेस का कथन है कि यह रिपोर्ट वास्तव में किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जांच है और यह लेखा जांच दर्शाती है कि हमने अधिकतर व्यय खतरे में किया है। इन्हें एकत्रित करने के लिए सहस्राब्दी पारिस्थितिकी आकलन में $2 करोड़ व्यय किए हैं। इसमें ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, यूनाइटेड रिंगार वेयर नेशंस फाउंडेशन, डेविड एंड लुसाइल पैकर्ड फाउंडेशन तथा विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं ने पैसा लगाया है। 18वीं और 19वीं शताब्दियों को मिलाकर उससे भी अधिक भूमि 1945 में कृषि योग्य बनाई गई। 1913 में पहली बार बनाने से अब तक प्रयुक्त संश्लिष्ट नाइट्रोजन उर्वरक का आधे 100 से अधिक उर्वरक 1985 के बाद प्रयोग किया गया। सहस्राब्दी पारिस्थितिकी आकलन के लेखकों का कहना है कि संसाधनों पर दबाव के परिणामस्वरूप धरती पर जीवन की विविधता में महत्वपूर्ण और अधिकांशतः अपूर्णनीय क्षति हुई है। इसमें 10 से 30% स्तनधारी, पक्षी और जलचर प्रजातियों को समाप्त होने का खतरा हो गया है। रिपोर्ट दर्शाती है कि पिछले 50 वर्षों में केवल 4 पारिस्थितिकी सेवाओं में ही विस्तार हुआ है। फसलों, पालतू पशुओं और समुद्री उत्पादन में वृद्धि हुई है और विश्व जलवायु नियंत्रण के लिए कार्बन पृथक्करण तत्व उत्तरी गोलार्ध में उगाए गए नए जंगलों से उत्पन्न हुआ है में वृद्धि हुई है। 2 सेवाएं, मछली पालन और ताजे जल के बारे में कहा जाता है कि वर्तमान स्तर पर बनाए रखने से काफी दूर है और भावी मांग से काफी कम है। विश्व के जंगलों का 5वां भाग पहले ही नष्ट हो चुका है और यह प्रति वर्ष 1 लाख वर्ग की मी से अधिक दर से जारी है। पीछे 1 करोड़ प्रजातियों में से केवल 4 ही प्रति वर्ष समाप्त हुए होंगे, जबकि अब समाप्त होने की दर हजारों में है। अधिकतर वैज्ञानिकों का कथन है कि प्रति घंटे एक प्रजाति समाप्त हो जाती है। 13.2 जैव विविधता का अभिप्राय, रक्षा और संरक्षण की आवश्यकता। यह विकास के लाखों वर्षों में पारिस्थितिकी जटिलताओं के द्वारा उत्पन्न जीवित जीवों में विविधता का द्योतक है। यह पारिस्थितिकी प्रणालियों,
प्रजातियों और जीनों जैसे आरंभिक प्राकृतिक तथ्यों का एक शीर्ष शब्द है। इस विविधता का स्वास्थ्य और अस्तित्व काफी हद तक मानव के लिए विकास और भौतिक प्रगति की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। प्रगति उन्मूलक विकास विचारधारा और मानववादी पद्धतियों ने जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। अनुमान है कि 90% प्राकृतिक आवासों की समाप्ति 50% प्रजाति की समाप्ति के बराबर है। एक अनुमानित गणना के अनुसार प्रति मिनट एक जीव की समाप्ति का अर्थ है एक वर्ष में 5,25,600 जीवों की समाप्ति होना। विकास प्रक्रिया की संपूर्ण सूचना और जीव प्रजातियों की परस्पर आश्रितता के बारे में प्रजातियों की जीनों में कोडित किया गया है। इस प्रकार इन प्रजातियों की समाप्ति से कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और प्राणी प्रजातियों में तथा कृषि और निर्माण जगत में उत्पादन वृद्धि या वंशानुगत प्रक्रिया संबंधी कई प्रकार की चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और व्यवहार समस्याओं को समझने के लिए स्थायी जानकारियों का आधार समाप्त हो जाता है। वर्णित जीव प्रजातियों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित प्रकार है। 1. बैक्टीरिया 4,000, 2. प्रोटोस्टिस्ट्स एलजे प्रोटोजोआ 80,000, 3. पशु वर्टिब्रेटस 52,000, 4. पशु इनवर्टिब्रेट्स 12,72,000, 5. फफूंदी 72,000, 6. पौधे 2,70,000। श्रोता UNEPWCMC 2000 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। पिछली शताब्दी में जैव विविधता सर्वाधिक बहस का विषय रहा है। इससे विश्वविद्यालयों में संरक्षण समूहों कॉन्वर्सेशन लॉबीज की वृद्धि हुई। इससे 1985 में संरक्षण जीव विज्ञान कंजर्वेशन बायोलॉजी नया विषय बन गया। संरक्षण जीव विज्ञान को दुर्लभता और विविधता विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता की रक्षा के लिए संगठनों और सार्वभौमिक सम्मेलनों की उत्पत्ति हुई। इनमें शामिल हैं जैव विविधता पर सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD 1992, वन्य जंगली वनस्पति एवं प्राणी की समाप्ति के खतरे में पड़ी प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना साइट्स 1973, वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों का संरक्षण सम्मेलन कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स CMAS 1979, आर्द्र भूमियों रामसर पर सम्मेलन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स रामसर 1971, विश्व विरासत सम्मेलन वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन WHC 1972, वन्य वनस्पति और जीवों के अवैध व्यापार पर लुसाका सहयोगी प्रवर्तन संक्रिया समझौता ल्यूस्का अग्रीमेंट ऑन कोऑपरेटिव एनफोर्समेंट ऑपरेशंस डायरेक्टेड एट इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा 1994, जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए जैविक सुरक्षा पर कार्टाजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसाफिटी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2001, अक्टूबर 2005 में अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय प्लांट प्रोटेक्शन सम्मेलन इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन 1997, भोजन और कृषि के लिए प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पर अंतर्राष्ट्रीय संधि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर नवंबर 2001। फिर भी कोई भी व्यक्ति बहस के 3 मंचों पर जैव विविधता की रक्षा के लिए सहायता कर सकता है। 13.2 एक नीतिविषयक तर्क। इस बहस की विशेषताएं यह है कि सभी भूजीवों को जीवन का मूलभूत अधिकार है। कोई भी विज्ञान अभी तक धरती पर सभी जीवों की वास्तविकता के बारे में नहीं जान पाया है और प्रजातियों के विकास के बारे में तो और भी कम जानता है। इस प्रकार ये जीवन रूप अपनी अद्वितीय एवं एकमात्र उत्पत्ति गुण के कारण अस्तित्व के अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करते हैं और धरती पर अन्य अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली प्रजातियों के साथ रहते हैं।
यह धरती के सभी धर्मों में भी मौलिक तर्क रहा है और कम से कम एक धर्म हिंदू धर्म ने इस पर इस सीमा तक जोर दिया है कि इनमें से अधिकतर प्राणियों और वनस्पतियों को पूजा और संरक्षण की चीज बना दिया है। भारतीय परंपराओं ने कई प्रजातियों की आवास सुरक्षा के लिए पवित्र खांचे भी बना दिए हैं। यह नैतिक तर्क उस शक्ति सिद्धांत का खंडन करता है जिसमें शक्तिशाली को सही समझा जाता है और मानव सर्वाधिक शक्तिशाली प्रजाति होने के कारण अन्य प्रजातियों पर इस अधिकार का उपयोग करता है। यदि इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो स्वयं मानव प्रजाति में शक्तिशाली नियंत्रण करने, निंदा करने या कमजोर समुदायों का अपने लाभ के लिए उपयोग करने का अधिकार ग्रहण कर लेता है। इससे दास व्यापार, जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों का शोषण करना और महिलाओं को अधीन बनाने को उचित ठहरा सकता है। इस प्रकार जैव विविधता के संरक्षण में सामाजिक और नैतिक तर्क के गहन संबंध के कारण आरंभिक विरोधकर्ताओं ने राज्य के पर्यावरण क्षति तंत्र के विरुद्ध केंद्रीय समूह आरंभ किए जैसे ट्री सिटर्स, वृक्ष, सिएरा क्लब, पश्चिम में वोल्फ एंड ग्रीन पीस के मित्र तथा भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको और कल्प वृक्ष समूह। 13.2 आर्थिक तर्क। जैव विविधता संरक्षण के आर्थिक लाभ भी हैं। इनमें से अधिकतर पौधे और प्राणी पारिस्थितिकी प्रणालियों को बनाए रखने में और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। भोजन की खपत और अपशिष्ट का जनसंख्या, प्रजातियों की विविधता और प्राकृतिक सफाई या जैविक रूप से कचरा निपटान से संतुलन किया जाता है। जब कभी यह संतुलन बिगड़ जाता है तो खाद्य संबंधी अनुसंधान, वितरण प्रबंध और अपशिष्ट सफाई पर व्यय बढ़ जाता है। जैसे जैसे प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं, उनके निष्कर्षण की प्रक्रिया और उपयोग अधिक खर्चीला हो जाता है क्योंकि उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त ऊर्जा अधिक लगानी पड़ती है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के दुरुपयोग से उत्पन्न असंतुलनी, साथ साथ धरती का डिग्रेशन अथवा क्षरण करने, आर्द्र भूमि और वायु प्रदूषण रोकने, जैविक प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान करने और सर्वोपरि इन सभी नई सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए राज्य तंत्र को बनाए रखने के व्यय हेतु बड़े खर्चीले कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। चूंकि यह कार्य मुख्यतः विकसित देशों से बहुआयामी विदेशी सहायता या अंतर्राष्ट्रीय बैंक की सहायता से किया जाता है, अतः जैव विविधता संपत्ति का कुप्रबंध करने वाले देश का ऋण भार बढ़ता जाता है। साधारण रूप से समझने के लिए जैव विविधता संरक्षण के बारे में कुछ आर्थिक तथ्य स्वतः स्पष्ट हैं। 1. प्रत्येक पारिस्थितिकी प्रणाली अंतर और अंतः प्रजातियों का संघर्ष है जो अरबों वर्षों से चल रहा है और अंत में शक्तिशाली प्रजाति के जीवित रहने का परिणाम आता है जो अधिक स्थायी पारिस्थितिकी प्रणाली बनाने में सक्षम होता है। अज्ञानता और तकनीकी इच्छाएं इस संपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणाली को कुछ महीनों में समाप्त कर सकती हैं, या थोड़ा कम कहें तो इस पर आश्रित अधिकतर प्रजातियों को अधिक कमजोर बना सकती है। यह जैविक उत्पादकता को प्रभावित करता है, जिस पर अधिकांश आर्थिक उत्पादकता निर्भर करती है। 2. जैविक जीवों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली नवीनता का कोई भी तकनीक या सूचना कोश मुकाबला नहीं कर सकता। एक अकेली मानव जीन में 3 अरब सूचना अंश होते हैं और मानवों में भी असंख्य भिन्नताएं होती हैं। धरती पर अन्य जीवों की भी करोड़ों रचनाएं हैं जिनमें अधिकतर अज्ञात सूचनाएं हैं। यह जीन संबंधी सूचना उपचार में न केवल उपयुक्त औषधि प्राप्त करने में सहायता करती है अपितु धरती पर जीवन की कई चुनौतियों का मुकाबला भी कर सकती है। 3. यूरोप में 1994 से 1998 की अवधि में जैव तकनीकी अनुसंधान पर लगभग कुल मिलाकर 10.9 अमेरिकी डॉलर अरब पौंड व्यय हुआ था। इससे अधिक व्ययकर्ता देश जर्मनी 32%, इंग्लैंड 27% तथा फ्रांस 22% थे जिन्होंने कुल व्यय का 80% व्यय किया। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में 2000 तक जैविक तकनीकी उद्योग कुल व्यापार का 40% की दर से आगे बढ़ रहा है। 4.
1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून केंद्र समूह सेंटर फॉर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ सील ने व्हाट प्राइस बायोडाइवर्सिटी प्रकाशित की, जिसने अमेरिका के कानून और नीति में कई सुधारों का सुझाव दिया। इसकी आवश्यकता को मानते हुए जैव विविधता समझौते का अनुच्छेद 11 के अनुसार शामिल पक्षों देशों को जैव विविधता के संरक्षित और सतत उपयोग के लिए आर्थिक प्रोत्साहनों की समीक्षा करना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून केंद्र नीति संबंधी सुधारों को प्रोत्साहित करता है, जो प्राकृतिक आवास नष्ट करने के लिए प्रेरणाओं को समाप्त करता है और संरक्षण के आर्थिक प्रोत्साहनों को बढ़ाने का कार्य करता है। 13.2 सांस्कृतिक और राजनीतिक तर्क। मानव प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों का एक हिस्सा है। जब कोई जंगल नष्ट होता है या कोई नदी समाप्त हो जाती है तो बड़ी-बड़ी सभ्यताएं भी उसके साथ समाप्त हो जाती हैं। यूफ्रेट्स, टिग्रिस, नील और सिंधु नदी के किनारे विकसित समृद्ध सभ्यताओं के उदाहरण से इतिहास भरा पड़ा है। भारत में 7% से अधिक आबादी जनजाति आबादी है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों पर जीवित है। वनों की कटाई और भूमि विकारों के कारण उन्हें अज्ञात स्थानों पर जाने के लिए विवश कर दिया, जहां पर उनकी सामुदायिक बद्धता, जीवनयापन का स्वरूप और सांस्कृतिक परंपराएं उपभोगवादी और संक्रामित अस्तित्व के आगे समाप्त हो गई। रामचंद्र गुहा, एक प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक, ने उस प्रक्रिया का वर्णन किया है जिसके कारण अधिकांश प्राचीन पारंपरिक मानव जनजाति और प्राणी नष्ट हो रहे हैं। शहरीकरण ने अनेक पारंपरिक व्यवसाय करने वालों को समाप्त कर दिया, जैसे पशुपालक, चरवाहे, प्रजापति, कुम्हार और महावत, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विशिष्ट पशु जातियों से संबद्ध थे, जिन्हें विशेष स्थानों जैसे तालाब, चरागाहों या वनों की आवश्यकता होती है। एक ताज़ा उदाहरण में अत्यधिक भवन निर्माण कार्यों के रूप में पानीपत और सोनीपत के बाढ़ग्रस्त मैदानों में भूमंडलीकरण के कारण भूजल स्तर में अत्यधिक गिरावट आ गई और किसानों को गुजरात जाना पड़ा, जहां उनके गृह क्षेत्र से भूमि सस्ती है। इन प्रवास पारिस्थितिकियों ने उन सांस्कृतिक परंपराओं को पारंपरिक ज्ञान में समाहित सामुदायिक व्यवस्थाओं को विकृत कर दिया और इन समुदायों को राजनीतिक रूप से और अधिक कमजोर भी बना दिया। इस सांस्कृतिक संबद्धता की क्षति से नए क्षेत्रों में नई संस्थाओं में राजनीतिक भागीदारी की कमी के रूप में राजनीति में कमी उत्पन्न कर दी, क्योंकि इन नए प्रवासियों को न तो स्थानीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी है और न ही वे इसमें शामिल होना चाहते हैं। इससे राजनीतिक मंच शक्तिशाली स्थानीय समूहों के निहित स्वार्थ और भ्रष्टाचार के लिए मुक्त हो गया। अफगानिस्तान, लैटिन अमेरिका का यहाँ तक यूरोप के भी जैव विविधता को समाप्त करने में काफी हाथ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में कृषि भूमि को मादक पदार्थ उत्पादन में बदल दिया गया। अर्जेंटीना और अन्य पड़ोसी देशों ने अपने वर्षा जंगलों को मैकडोनल्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका के पशु फार्म को पशुओं की चरागाह बना दिया और इस प्रकार पूर्वी यूरोप की औद्योगिक प्रक्रियाओं ने स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं का कभी ध्यान नहीं किया। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में जब 1942 में महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा बुलंद किया, तो उसने स्वतंत्रता और सभी स्वदेशी निवासियों के संतुलित एवं विकास के लिए स्थानीय संसाधनों को उपयोग करने की जानकारी पर जोर दिया। यह उसके लिए विदेशी ताकतों द्वारा संस्कृति को समाप्त करने से बचाने की पहल शिक्षा के द्वारा अधिक व्यापक दृष्टिकोण की शुरुआत थी। इस प्रकार जैव विविधता समाप्ति का दूसरा पहलू था स्थानीय प्रशासन स्तर पर तानाशाही और अलोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा मिलना, जो संतुलित विकास और मानव जाति के कल्याण के प्रति सभी प्रयासों को रोकने का खतरनाक संकेत है। 13.3 जैव विविधता संरक्षण की नई और उभरती चुनौतियां। जीवन का एकस्व रूप जैव विविधता रक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। शक्तिशाली राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय वैधानिक प्रणालियों में नियंत्रणात्मक परिवर्तन कर रहे हैं,
जिससे वे विकासशील देशों के संसाधनों के नियंत्रण के लिए अनुसंधान कंपनियों को सक्षम बना सके। एक उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्लांट वैरायटी संरक्षण अधिनियम, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एक्ट (पीवीपीए), जो दिसंबर 1970 में बनाया गया और 1994 में संशोधित किया गया। यह एक प्रकार के पौधों जो बीज द्वारा लैंगिक रूप से या प्रजनन के द्वारा पुनरुत्पादित करने वालों को कानूनी संपत्ति अधिकार प्रदान करता है। बैक्टीरिया और फफूंदी को अलग किया जाता है। प्लांट वैरायटी संरक्षण अधिनियम संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग द्वारा लागू किया जाता है। जैव विविधता को यह नई चुनौती 1960 के दशक के उत्तरार्ध में आरंभ हुई जब पूरे विश्व में अधिक फसल प्राप्त करने, हाई यील्ड वैराइटीज (HYV) के लिए मशीनी और रासायनिक सिंचाई आधारित कृषि को बढ़ावा दिया गया था। इस प्रकार आनुवंशिक कटाव के विषय हरित क्रांति के समय बड़ी बहस का मुद्दा बन गए। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में टमाटर की अत्यधिक फसल नष्ट होने के कारण एकदम उभर कर सामने आया। यह फसल अमेजोनियाई जंगलों में पाए जाने वाली जंगली बद्री फल में एक रोगरोधक जीन के प्रत्यारोपण की सहायता से प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा तैयार विशेष प्रकार के टमाटर प्रजाति की थी। इस क्षति को सुधारने के लिए जब अमेरिकी वैज्ञानिक नई प्रजातियों के लिए उठाए गए जीन वाले स्थान पर जंगली टमाटर बद्री फल का अनुसंधान करने के लिए वापस अमेजिनिया के जंगल में गए तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र को उसकी संपूर्ण बहुमूल्य हरियाली के साथ नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में जेनेटिक संसाधनों का व्यापार सबसे बड़ा है। यह विषय उस समय कानूनी मंच पर सामने आया जब संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने डायमंड बनाम चक्रवर्ती मामले में निर्णय दिया, जिसमें मुद्दा यह था कि क्या जेनेटिक रूप से संशोधित सूक्ष्म जीवों का पेटेंट करवाया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने जेनेटिक रूप से इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित कच्चे तेल को तोड़ने में सक्षम माइक्रोब सूक्ष्म जीव के पेटेंट अधिकार जनरल इलेक्ट्रिक्स के आनंद चक्रवर्ती को प्रदान कर दिए। सिडनी के पेटेंट्स तथा ट्रेडमार्क्स आयुक्त ए. डायमंड ने इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन मुख्य न्यायाधीश वारेनी बर्गर ने निर्णय लिया और पोर्टर स्टीवर्ट, हैरी ब्लैकमन, विलियम रेनक्विस्ट तथा जॉन पाल स्टीवंस ने इसमें साथ दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी किसी नई और उपयोगी प्रक्रिया, मशीन, निर्माण या रचना की खोज या तलाश करता है या उसमें नया और उपयोगी सुधार करता है तो इसके बाद पेटेंट प्राप्त कर सकता है। बस इसमें इस विषय की शर्तें और आवश्यकताएं लागू होती हैं। निर्णय में आगे कहा गया कि टाइटल 35 यूएससी 101 के अंतर्गत मानव निर्मित सूक्ष्म जीवित जीव पेटेंट्स कराने वाली विषय सामग्री है। प्रतिवादी का माइक्रो सूक्ष्म जीव कानून के अंदर निर्माण या रचना करता है, लेकिन इस निर्णय का सर्वाधिक खतरनाक हिस्सा इन पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। यह तथ्य कि सूक्ष्म जीव जीवित हैं, पेटेंट कानून के उद्देश्य से कानूनी महत्व से परे हैं। इससे औद्योगिक निर्माण प्रक्रियाओं के भाग के रूप में जीवित चीजों का उपयोग करने की होड़ आरंभ हो जाती है। जैविक तकनीकी उद्योग इन आपत्तिजनक प्रक्रियाओं का गढ़ बन गया है, जिसने प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की गोपनीयता को और विशिष्टता को नष्ट कर दिया है तथा साथ ही प्राकृतिक इतिहास के अरबों खरबों वर्ष के इनके विकासात्मक विवरण के डाटा बैंक को भी समाप्त कर दिया है। 13.4 नागरिक समाज का जैव विविधता संरक्षण के लिए संघर्ष। साधारण व्यक्ति जैव विविधता को प्रकृति का परम पवित्र उपहार समझता है। नागरिकों ने अनेक अवसरों पर जैव विविधता के व्यापार या दुरुपयोग के विरुद्ध आवाज उठाई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न जाने वाले बैक्टीरिया, जर्मनी में हर्बिसाइड रोधी पौधों तथा डेयरी किसानों के लिए पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी और खमीरण प्रौद्योगिकियों द्वारा तैयार किए गए गोजातीय क्रामिक हार्मोन बोविन सोमटोट्रोपिन, बोवाइन सोमटोट्रोपिन (BST)
के बढ़ाने के विरुद्ध हिंसात्मक आंदोलन हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीय जैविक तकनीकी कंपनियां जैसे मोनसेंटो और इली तीली को लक्ष्य बनाया गया। कई कानूनी संघर्षों ने बड़ी कंपनियों द्वारा निर्धन देशों के जैव विविधात्मक संसाधनों को चुराने के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। वर्ष 1983 में आर्थिक प्रवृत्तियों के आधार पर फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड्स जैविक विविधता वाले एल्जनी उत्पाद के विरुद्ध अदालतों में मुकदमा लड़ा गया और इसने पहली बार जैव विविधता अनुसंधान की नकारात्मक प्रवृत्ति का खुलासा किया। इस प्रकार रिफकिन को जैविक मुकदमे के जार ऑफ जेनेटिक लिटिगेशन के रूप में जाना जाता है। 1970 के दशक में कनाडा के कैरी फॉलर और पेट रॉय मूनी के कृषि प्रजातियों के जैविक भूमि कटाव और कृषक समुदायों की कमजोरी सुभेद्यता के बारे में संवेदनात्मक संघर्ष ने विश्व को जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में सचेत किया। उसने एक गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम ग्रामीण संघ रूरल एडवांसमेंट फाउंडेशन इंटरनेशनल रफी की स्थापना की और बौद्धिक संपदा अधिकार नियंत्रण या जीवन के पेटेंट कराने के विरुद्ध आंदोलन किया। मूनी के अग्रिम ग्रामीण संघ ने उन 3 पेटेंटों के विरुद्ध सफल संघर्ष किया जो अमेरिकी सरकार द्वारा मानव कोशिका के अनुरूप पुनरुत्पादित मानव कोशिकाओं की प्रतिकृति बनाने के लिए किए गए थे। ये पेटेंट अमेरिकी वाणिज्य विभाग को $136 का शुल्क उन व्यक्तियों से प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते थे जो किसी प्रयोग में इन कोशिकाओं का उपयोग करना चाहते थे। ये कोशिकाएं ग्वेमी, सोलोमोन द्वीप और पपुआ न्यू गुयाना के स्वदेशी लोगों के मानव ऊतकों से आई थी। मूनी का समूह इस पेटेंट संघर्ष को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया था। 1993 में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने फॉलर को नौकरी पर रखा ताकि वह पादप जैविक संसाधनों प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के संरक्षित और स्थायी उपयोग की उनकी सार्वभौमिक कार्य योजना का मसौदा बनाने में सहायता कर सके। इसलिए वह 1996 में लीजिंग, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए वहां रुक गया जिसमें सार्वभौमिक योजना को अपनाया गया। वर्ष 1998 में मूनी ने फॉलर और अन्य लोगों के एक अनुसंधान दल का नेतृत्व किया ताकि लॉज ऑफ लाइफ की रचना कर सके। लॉज ऑफ लाइफ अनोदर डेवलपमेंट एंड द न्यू बायोटेक्नोलॉजीज डैग हैमर्सजोल्ड फाउंडेशंस द लॉज ऑफ लाइफ अनदर डेवलपमेंट एंड द न्यू बायोटेक्नोलॉजीज डैग हैमर्सजोल्ड फाउंडेशंस डेवलपमेंट डायलॉग के विशेष अंक के रूप में प्रकाशित हुई। उनका गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय अग्रिम ग्रामीण संघ रूरल एडवांसमेंट फाउंडेशन इंटरनेशनल रफी एक शक्तिशाली नागरिक समाज संगठन था जिसने अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थाओं का नेतृत्व किया और हाल ही में पाराष्ट्रीय कंपनियों ट्रांसनेशनल कंपनीज TNCs ने मानव कोशिका की तरह जीवन रूप को पेटेंट कराने के प्रयासों में सहायता की। जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य करने वालों के लिए कैरी फाउलर की बातें बाइबल की तरह पवित्र थी। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए हमें संरक्षण और राजनीति दोनों में संलग्न रहना होगा। इस ग्रह पर संपूर्ण विकास को प्रभावित करने वाली एकमात्र शक्तिशाली प्रजाति होने के रूप में यह मानवता का दायित्व है। यदि हम इसमें असफल रहते हैं तो 12,000 वर्षों की जैविक विरासत समाप्त हो जाएगी। भारत में भूमंडलीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय फोरम के वंदना शिव, जिसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्राकृतिक संसाधन नीति के लिए नवधान्य या नया आधार और अनुसंधान नीम की स्थापना की। नीम, हल्दी और बासमती चावल जैसी कई देशी प्रजातियों के पेटेंट के लिए संघर्ष किया। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इस प्रकार की जैविक चोरी ने लोगों के लिए भोजन और आम तौर पर उपयोग की जाने वाली औषधियों को काफी महंगा कर दिया है। उदाहरण के लिए
एड्स की दवाई जिसकी कीमत $200 है, पेटेंट करवाने के बाद उसका मूल्य $20,000 हो जाता है। पूरे विश्व में विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स अनुबंध और सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौते जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज गेट्स के विरुद्ध नागरिक समूह संगठित हो गए हैं। व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार औषधियों पर पेटेंट और एकाधिकार थोपता है, जिससे आवश्यक औषधियां निर्धन व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो जाती हैं, जबकि सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम है जो विकासशील देशों में नागरिकों की आवश्यकता के ऊपर मुक्त बाजार विचारधारा के प्रभाव को फैलाता है। जीन अभियान चलाने वाली सुमन सहाय पाराष्ट्रीय कंपनियों ट्रांसनेशनल कंपनीज TNCs के द्वारा भारतीय पौधों की श्रेणियों के नियंत्रण प्रतिस्पर्धा में भाग ले रही है। उसका संघर्ष भारत में 2 पाराष्ट्रीय कंपनियों मॉन्सेंटो और महाइको के विरुद्ध है, जो भारत में GM फसल BOT कॉटन की फसल को लोकप्रिय बना रही हैं। उसके अनुसार सरकार अपनी जैविक अनुमोदन समिति के माध्यम से भारतीय कृषि में नई श्रेणियों की प्रकृति पर पर्याप्त अनुसंधान किए बिना पौधों की श्रेणियों में जैविक संशोधन को वैध बनाने का प्रयास कर रही है। जीन अभियान का लक्ष्य ग्रामीण और आदिवासी समुदायों और पूरक भोजन तथा जीवनयापन की सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों को सशक्त बनाने तथा ग्रामीण आमदनी को बढ़ाने के लिए कार्य करना है। 13.5 जैव विविधता संरक्षण में भारत की भूमिका। यद्यपि भारत में विश्व की 2.4% ही भूमि है, तो भी यहाँ विश्व की 8% जैविक विविधता है। विश्व में 12 बड़े जैविक विविधता के प्रमुख क्षेत्रों में से भारत उष्णकटिबंधीय वर्षा जंगल, एल्पाइन वनस्पतिकरण, शीतोष्ण जंगल, आर्द्र भूमि, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र और 47,000 से अधिक वनस्पति प्रजातियों एवं 89,000 से अधिक प्राणी प्रजातियों की सूची होने से एक महत्वपूर्ण जैविक विविधता वाला क्षेत्र बन जाता है। अकेले भारत में कृषि जैविक विविधता 167 फसल प्रजातियां और 350 से अधिक जंगली संबंधित प्रजातियां हैं। विश्व कृषि जगत के योगदान में उसका स्थान 7वां है, क्योंकि अनुसंधान से पता लगा है कि 30,000 से 50,000 प्रकार के चावल, अरहर, आम, हल्दी, अदरक, गन्ना, गूसबेरी आदि भारत में उगाई जाती है, जिससे यह महत्वपूर्ण समृद्ध जैविक डाटाबंक बन गया। एक वर्ष 1993 में जब जैविक विविधता सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD आयोजित हुआ तो जैव विविधता के इस विषय पर 1980 के मध्य में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP से आरंभ होकर इससे पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बहस होने लगी थी। जैव विविधता पर विशेषज्ञों का एक कार्यदल बनाया गया था, जिसे बाद में अंतरसरकारी समझौता समिति इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी INC का नाम दिया गया। यह समूह ब्राजील के रियो डी जेनरियो में होने वाले आगामी पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट में विचार के लिए जैविक विविधता सम्मेलन तैयार करने का साधन बना। सम्मेलन में शामिल लगभग सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और 30वें देश द्वारा समर्थन करने से यह दिसंबर 1993 में कानून बन गया। धरती पर जीवन के लिए नैतिक और राजनीतिक सुधार के लिए इसका विशेष महत्व है। इसके 3 मुख्य क्षेत्र हैं। 1. जैविक विविधता का संरक्षण करना। 2. जैविक संसाधनों को बनाए रखते हुए उनका उपयोग करना। 3. ऐसे उपयोग के लाभों का बराबर बंटवारा करना। जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण। भारतीय अनुभव। भारत विश्व के 12 बड़े जैव विविधता वाले देशों में से एक है। केवल 2.4% भूक्षेत्र के साथ भारत में पहले ही विश्व की अभिलेखित प्रजातियों में से 7 से 8% प्रजातियां भारत में है।
यह संख्या देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 65 से 70% क्षेत्र के सर्वेक्षण पर आधारित है। 47,000 से अधिक वनस्पति प्रजातियां और 81,000 से अधिक प्राणी प्रजातियां क्रमशः भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा अभिलेखित की गई हैं। ऐसा अनुमान है कि बचे हुए कुछ भाग, जैसे हिमालय क्षेत्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, सर्वेक्षित अधिकांश पहले के क्षेत्रों से अधिक जैव विविधता वाले हो सकते हैं। इसी प्रकार भारत पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान में भी धनी है, जो कोडित और अनौपचारिक दोनों प्रकार का है। हाल ही में भारत में पारंपरिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज तक की जैविक चोरी के कई मामले सामने आए हैं। पहला मामला हल्दी के जख्म भरने की विशेषता के पेटेंट का था। अब अन्य देशों में करेला, कड़वा स्वाद, बैंगन, बासमती चावल श्रेणी आदि के हाइपोग्लाइसेमिक गुणों का पेटेंट करवा लिया गया है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण आलोचना भारतीय जैविक सामग्री पर आधारित विदेशियों द्वारा पेटेंट कराने से संबंधित है। यह भी विचार है कि व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, ट्रिप्स समझौता जीवन रूपों और ज्ञान में निहित जैव विविधता का निजीकरण करने के द्वारा जैव विविधता के शोषण को बढ़ावा देता है। भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए पहले से ही जनता के अधिकार की वनस्पतियों से संबंधित पूर्व कला का डिजिटल डाटाबेस बनाने की आवश्यकता है। बैंगन के पेटेंट आदि को देखते हुए भारत में टीके डिजिटल लाइब्रेरी तक डिजिटल लाइब्रेरी टीकेडीएल नामक औषधीय और अन्य पौधों, जो पहले से ही जनता के अधिकार में है, के उपयोग से संबंधित अभिलेखित टीके का आसानी से मार्गदर्शनीय कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार करने का कार्य आरंभ किया गया है। ऐसा डिजिटल डाटाबेस पूरे विश्व में पेटेंट्स कार्यालयों को किसी प्रचलित उपयोग बटा पूर्वकला के अनुसंधान और जांच में सक्षम बनाएगा तथा इससे ऐसे पेटेंटों को जारी करने और जैविक चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 17 के बीच इसके महत्वपूर्ण भागों में जैव विविधता, जैसे वनस्पति और पौधों, की पहचान करने, पर्यवेक्षण करने और बनाए रखते हुए उपयोग की चर्चा के साथ साथ जैविक सामग्री की उपलब्धता के महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा की गई। जब जैव विविधता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे तब पारराष्ट्रीय कंपनियों का राष्ट्रपति बुश पर इतना अधिक दबाव था कि कम से कम विश्व की 9 शीर्ष कंपनियां ब्रिस्टल मेयर्स, स्किवब, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉन्सेंटो, प्रोक्टर एंड गैम्बलर, डुपोंट, हेप्लैट पैकर्ड, टाइम वार्नर तथा रॉक तीसरी दुनिया की पर्यावरण संबंधी मांगों पर कड़ा रुख अपनाने के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंच गईं। जैविक प्रौद्योगिकी में 3 बड़े निवेशकर्ता देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और जापान में न्यूनतम कार्य करवाया गया, जो जैविक विविधता संरक्षण समझौते के अध्याय 17 और 19 तथा कार्यसूची 21 के अध्याय 17 में है। यह उन्हीं का जोर था कि समझौतों के उरुग्वे दौर में इसमें 3 नए क्षेत्र, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, निवेश उपायों के व्यापार संबंधी पक्ष, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रिम्स और सेवाओं में व्यापार शामिल किए गए। कृषि जैव विविधता पर एक सर्वसम्मत संकल्प था जिसमें शामिल किए गए फसलों और पालतू पशुओं का स्वस्थान संरक्षण करना, किसानों के अधिकार तथा जैव विविधता संरक्षण में किसानों को शामिल करना। अनुच्छेद 11 में जैव विविधता की रक्षा करने वालों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन संबंधी महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है। ऐसे मजबूत आर्थिक और सामाजिक उपाय किए जाए जो जैव विविधता के उपकरणों की सुरक्षा और स्थायी उपयोग के लिए प्रोत्साहनों के रूप में कार्य करें। अनुच्छेद 11 भारत ने रियो सम्मेलन की कार्यसूची 21 के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में जैव विविधता प्रस्ताव को अपनाया। इसका उद्देश्य जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना, इसकी मदों का स्थायी उपयोग करना तथा जैविक संसाधनों और इससे संबंधित या संयोगवश उत्पन्न वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त लाभों का समान आवंटन करना है।
यह राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना करता है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, जिसका कार्य किसी पेटेंट के लिए आवेदन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना है। राज्य जैविक विविधता बोर्डों की भी स्थापना की गई है, जो राज्य सरकार के अधीन किसी जैव विविधता स्रोत के उपयोग की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त एक नीतिगत योजना दस्तावेज भी 2002 में तैयार किया गया है, जिसमें 2012 तक 11वीं योजना के अंत में कम से कम 33% जंगलों का पुनर्स्थापन और जैव विविधता क्षेत्रों के संरक्षण को शामिल किया गया है। कई विशिष्ट उपायों में समर्थन किया गया कि भारत पूरे विश्व में ऐसे पेटेंट आवेदक चाहता है जो यह घोषणा करें कि उनके देश में प्रयोग किए जाने वाली वनस्पति या प्राणी आधारित सामग्री का मूल रूप से उत्पादनकर्ता देश कौन सा है, ताकि उस देश से अनुमति प्राप्त की जा सके और वास्तव में उस देश के लोगों के साथ आर्थिक लाभ बांटे जा सके। यह इस विश्वास पर आधारित है कि पारंपरिक ज्ञान रखने वाले देश को इसकी रक्षा करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। हाल ही में भारत ने पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते में एक संशोधन की मांग की है। पारंपरिक ज्ञान और लोक साहित्य की रक्षा के लिए 2001 की दोहा मंत्रीय घोषणा ने विश्व व्यापार संगठन की व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार के जैव विविधता सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) पर संधि व समझौते के बीच संबंध की जांच करने का निर्देश दिया। कई देशों ने पाया कि जैव विविधता सम्मेलन के अंतर्गत की गई वचनबद्धताएं व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों के कार्य पूरा नहीं करती हैं। जैव विविधता सम्मेलन में विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के विचार से जैव विविधता के स्थायी उपयोग की बात कही गई थी। हांगकांग में 2005 की बैठक में इस उद्देश्य को पूरा करने के प्रयास किए गए। भारत में जैविक रूप से परिवर्तित फसल घाटे के आंकड़े प्रस्तुत करती है। उगाए गए क्षेत्रों में 98% जी.एम. फसलों में केवल 4 फसलें ही प्रदान की गई हैं। ये हैं तेजपत्ता, सोया, कपास और कोनोला, जिनकी खपत दर भारत में बहुत कम है। इसके अतिरिक्त कुछ बड़ी भारतीय श्रेणियों जैसे बाजरा और दालों की इस पर जीएम नहीं है। भारत में जैविक विविधता निर्णयन संरचना। सक्षम अधिकारी, सम्मिश्रण डीएनए सलाहकारी समिति, रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमिटी (RDAC). संरचना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्णय के अनुसार व्यक्तिगत क्षमता में विशेषज्ञ व्यक्तियों से बना। कार्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जैव प्रौद्योगिकी विकासों की समीक्षा करना, भारत के लिए उपयुक्त जैव सुरक्षा विनियमन की सिफारिश करना। सक्षम अधिकारी, जैव चालाकी ERR पर समीक्षा समिति, रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन संरचना, जैव प्रौद्योगिकी विभाग का सदस्य सचिव, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, अन्य अलग अलग विशेषज्ञ। कार्य, GMO अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन बनाना, उच्च जोखिम श्रेणी 3 में डीएनए परियोजनाओं को अधिकृत करना, नियंत्रित मैदानी प्रयोगों को अधिकृत करना, अनुसंधान के लिए GMO के आयात की अनुमति प्रदान करना। सक्षम अधिकारी, संस्थात्मक जैव सुरक्षा समितियां, इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटीज (IBSC). संरचना, संस्था प्रमुख, RDNA कार्य में लगे वैज्ञानिक, जैव सुरक्षा या चिकित्सा अधिकारी, जैव प्रौद्योगिकी की विभाग का प्रतिनिधि। कार्य, RDNA अनुसंधान कार्य की समीक्षा करना, श्रेणी 3 जोखिम के लिए RCGM की स्वीकृति लेना, जैव सुरक्षा मार्गदर्शनों का पालन सुनिश्चित करवाना,
एक आपात योजना तैयार करना संबंधित प्रयोगों के बारे में जिला स्तर समिति डीएलसी। राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति एसबीसीसी और जैविक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जैक को सूचित करना। सक्षम अधिकारी जैविक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी जैक। संरचना अध्यक्ष तथा अपर सचिव पर्यावरण और वन मंत्रालय, उपाध्यक्ष जैव प्रौद्योगिकी विभाग की प्रतिनिधि औद्योगिक विकास मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभागों और परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, पादप रक्षा निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तथा अन्य व्यक्ति। कार्य जेनेरिक रूप से परिवर्तित जीवों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओज या उनके उत्पादों का व्यावसायिक उपयोग को आयात सहित अधिकृत करना, जेनेरिक रूप से परिवर्तित जीवों और उनके उत्पादों का थोक उत्पादन और पर्यावरण में उन्हें छोड़ने को अधिकृत करना, आवश्यक रूप से उन पर जेनेरिक रूप से परिवर्तित जीवों के उत्पादन, बिक्री, आयात या इस्तेमाल पर प्रतिबंध या निषेध अधिदेश। सक्षम अधिकारी राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमिटी एसबीसीसी। संरचना राज्य सरकार का मुख्य सचिव पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि, वाणिज्य, वन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य विभागों के सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राज्य सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक और रोग वैज्ञानिक तथा अन्य व्यक्ति। कार्य जेनेरिक रूप से परिवर्तित जीवों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जीएमओज का कार्य करने वाली संस्थाओं में आवधिक रूप से सुरक्षा और नियंत्रण उपायों की जांच करना, उल्लंघन के मामलों में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या स्वास्थ्य निदेशालय के माध्यम से दंडात्मक कार्यवाही करना, जेनेरिक रूप से परिवर्तित जीवों को छोड़ने से यदि कोई क्षति है तो उसका मूल्यांकन करने के लिए राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना तथा उसी समय नियंत्रण उपाय करना। सक्षम अधिकारी जिला स्तर समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी डीएलसी। संरचना जिलाधीश, निर्माणी निरीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, लोक स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि, जिला सूक्ष्म जीव विज्ञानी बटा रोग विज्ञानी, नगरपालिका आयुक्त, अन्य विशेषज्ञ। कार्य स्थापनाओं में सुरक्षा विनियमों का पर्यवेक्षण करना, डीएनए मार्गदर्शन नियमों के अनुपालन की जांच करना तथा उल्लंघनों की राज्य जैव प्रौद्योगिकी समन्वय समिति एसबीसीसी या जैविक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जैक को रिपोर्ट करना, जेनेरिक रूप से परिवर्तित जीवों जीएमओज के छोड़ने से यदि कोई क्षति हुई है तो उसका मूल्यांकन करने के लिए जिला अभिकरण स्तर पर नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करना और उसी स्थान पर नियंत्रण उपाय करना। सक्षम अधिकारी निगरानी एवं मूल्यांकन समिति मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन कमिटी एमईसी। संरचना सचिव जैव प्रौद्योगिकी विभाग और सचिव कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चयनित अध्यक्ष जो वनस्पति जैव तकनीकज्ञों, वनस्पति परिस्थितिज्ञों, बीज तकनीशियनों और वनस्पति पालकों आरसीजीएम या आयकर द्वारा नामित को शामिल करेगा। एक एनबीपीजीआर का प्रतिनिधि, एक मोफ का प्रतिनिधि और आरसीजीएम प्रतिनिधि। कार्य प्रायोगिक स्थलों पर मैदानी दौरा करना, वास्तविक जांच डिजाइन को समायोजित करने के लिए उपाय सुझाना, फील्ड आंकड़े एकत्रित करना और समीक्षा करने में आरसीजीएम की सहायता करना, जीन संकरित पौधों की तुलनात्मक कृषि आर्थिक लाभों की सूचना एकत्रित करना या एकत्रित करने के आधार बटा कारण बताना। 13.6 सारांश।
जैव विविधता पृथ्वी पर पारिस्थितिकी प्रणालियों की आकृतिमूलक जैविक और सांस्कृतिक रूप से विकेंद्रित कॉलोनियों के बारे में है। यह साधारण लोगों के लिए पवित्र परंतु बड़ी कंपनियों के लिए व्यापार संबंधी वस्तु होती है। इस भूमंडल पर जीवन पौधों और प्राणियों की अनेक प्रजातियों के रूप में प्रकट होता है। इन वनस्पतियों और जीवों को क्रमशः वनस्पति जगत, फ्लोरा, और प्राणी जगत, फौना, के नाम से जाना जाता है, जो पारिस्थितिकी प्रणालियों का एक नेटवर्क बनाते हैं। ये पारिस्थितिकी प्रणालियाँ पारिस्थितिकी स्वरूप का निर्माण करती हैं, जो विभिन्न रूपों में जीवन को जारी रखती हैं। जैव विविधता की सुरक्षा 1993 में जैविक विविधता सम्मेलन द्वारा अपनाई गई और तब से निर्णय निर्धारण की संरचनाएं बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। फिर भी जैविक विविधता सम्मेलन पर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव ने जैव विविधता की सुरक्षा समस्या को गंभीर बना दिया है। संरचनाएं केवल यही सिद्ध करती हैं कि यद्यपि जैविक विविधता सम्मेलन इसके कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन सरकार इसकी सुरक्षा के बारे में गंभीर नहीं है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।